यहाँ पर हम देखेंगे इस केस में थोड़ा सा देखते हैं। चलो आगे, मतलब जस्ट हम बात करना चाह रहे हैं कि ये फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में क्या कर रहा है, इजली फ्लो ही कर रहा है, तो कोई इशू तो है नहीं, ठीक है। बट कभी कभी क्या, नॉर्मली जब हम देखते हैं आगे, तो ये जब मूव करते हैं भाई, तो मोशन इनका कॉन्टिन्यूसली होता नहीं रहता है। एक्चुअल में क्या करता है, बीच रास्ते में कुछ आ जाता है भाई, बहुत भयानक सा, डर लगता है। वो क्या है सर, ऐसी भयानक से कौन सी चीज़ें आ गई आपकी लाइफ में? तो बेसिकली ये है सर, बोलोगे रेजिस्टेंस, जो भाई उसको चार्ज को जीने नहीं देता। मतलब इजीली जो चार्ज चाह रहा था कि भाई इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे चला जाऊं, वो नहीं जा पाता। वो क्या होता है, बेसिकली आपस में कोलाइड करते हैं, लड़ते मरते भिड़ते रहते हैं। इसके अलावा भाई चलो आपस में लड़ने भिड़ने से बचे, तो क्या हुआ, आपका एटम बचा हुआ है, जो बाउंड चार्ज बोल रहे थे, वो वहाँ भी टकरा रहा है भाई। तो इस कोलिजन की वजह से क्या होता है ना, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा पहले इसको ओम्स लॉ से। किससे स्टार्ट करूँगा, ओम्स लॉ से। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है उसको देखते हैं। चलो भाई, ओम्स लॉ यदि देखेंगे तो ओम्स लॉ को समझना है। तो देखो, कोई भी आपके पास लाइक मान लो कंडक्टर है, कोई आपके पास क्या है, कंडक्टर। ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। इस कंडक्टर में ये बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो कितना है सर, एल है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, एल है। और मैं कहूँ कि इसके क्रॉस जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ वो कितना है सर, भी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है, ठीक है। और मान लो इसकी वजह से जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, आई है। तो ओम्स लॉ में क्या बोला गया है सर, ओम्स लॉ में ये बोला गया कि जो भी होता है और आई होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन भाई कब, जब इसमें कोई फिजिकल चेंजेस ना हो, कोई फिजिकल चेंजेस ना हो, मतलब पार्टिकुलर उसका लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना, मतलब क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें यदि चेंज नहीं हो रही हैं तो उस केस में ये बोलोगे कि भी प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। भी प्रोपोर्शनल टू आई का क्या मतलब है सर, आई को इंक्रीज करने पे, आई को इंक्रीज करने पर आपका जो करंट है ना, सॉरी, आई को इंक्रीज मतलब करंट इंक्रीज करने पे पोटेंशियल, या उल्टा बोल सकते हो कि पोटेंशियल इंक्रीज करने पे करंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे ही सेम बोल सकते हो कि करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, कब होगी भाई, जो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या आप ये बोल सकते हो कि भी को डिक्रीज करने से करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बात कही गई किसके द्वारा भाई, ओम के द्वारा। बेसिकली जब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है क्या, आर। एक कांस्टेंट क्या होता है, आर रहता है। इस आर को हम क्या बोलते हैं भाई, इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस आर को ही क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। यही एक फैक्टर है भाई जो क्या करता है, यही एक ऐसा फैक्टर है भाई जो क्या करता है बताओ, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है। ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को जाने से रोकता है। तो ये वैल्यू जो बेसिकली देख रहे हो ना, इसको आप एज ए कांस्टेंट भी बोल सकते हो, मतलब v बाई आई इज इक्वल टू जो r बोल रहे हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो। बट कब बोल सकते हो, तो भाई आपको याद रखना है जब कोई फिजिकल चेंजेस नहीं कर रहे हो। मतलब ये कह सकते हो कि L जो है क्रॉस सेक्शन एरिया A है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सभी के सभी, इसे कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इनको, ये सभी के सभी इवन क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा देन उस केस में v बाई आई का जो रेशियो आएगा उस कंडक्टर के क्रॉस, वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बात आई समझ में सर, कोई इशू, बोलो सर नो इशू, ठीक है। क्योंकि इतना डीपली इतना आराम से बता रहे हैं तो भाई आपको समझ आ ही जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हाथ चिल्लाएं खूब जोर जोर से, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, भाई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लो अच्छे से, वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। हवा बनाओ मतलब सीखने के बाद बनना चाहिए, ऐसा दिखावे का नहीं बनना चाहिए भाई, ठीक है। हाँ तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर हम, जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो हमने देख लिया था भाई। तो यहाँ पर जो हमने ये बोला कि v बाई आई का जो रेशियो है क्या है, कांस्टेंट है। v बाई आई क्या है, कांस्टेंट। अब इसको प्रूव करेंगे सर, यहाँ से r की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वो कौन, उसको प्रूव करेंगे। तो नॉर्मली देखो मैं कहूँ कि यदि v को मैं समझूँ y, v को मैं क्या समझ लूँ y, और i को मैं समझ लूँ x,
आई को मैं कैसा बना यक्स। तो यहाँ पर यदि मैं एक ग्राफ ड्रा करूँगा, ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करूँगा तो बेसिकली इसका ग्राफ जो होगा वो यहाँ से जाएगा और ये यक्स है और यक्स को मैंने बोला आई, तो यक्स एक्सिस पे मैं किससे दिखा दूँगा आई को और यहाँ पर दिखा दूँगा वाई एक्सिस पे भी को। तो जो भी आई ग्राफ आता है वो आता है भाई स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। मतलब भी आई यदि ग्राफ खींचते हो, ठीक है, तो वो क्या आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अरे हाँ या ना, समझ गया क्या बात, ठीक है। मतलब इधर भी बोल रहे हो इधर आई बोल रहे हो तो इनके बीच का ग्राफ हमेशा सेम है, ठीक। अब सोच के देखो भाई, मैं यहाँ से कहूँ कि चलो पार्टिकुलर किसी पोर्शन की ही बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई थीटा, ये क्या हो गया थीटा। तो यदि मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूँ, स्लोप ऑफ भी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ भी आई ग्राफ, तो भी आई ग्राफ का यदि स्लोप निकालता हूँ तो नॉर्मली सोच के देखो क्या हो जाएगा। तो स्लोप को हम यम से भी दिखाते हैं, यम इज इक्वल टू बोल सकते हो टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यदि इस पर भी है तो ये भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आई, होगा कि नहीं होगा। तो आप बोल दोगे सर भी बाई आई, अरे भी बाई आई को ही क्या बोलते थे रेजिस्टेंस, लिखा ऊपर। तो इसका मतलब जो इसका स्लोप है, जो इसका स्लोप है भी आई ग्राफ का, वो हमें क्या देगा सर, बोलो रेजिस्टेंस। तो जिसका थीटा जितना ज़्यादा होगा, थोड़ा ऑब्जर्व करो, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे ही टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो थीटा बढ़ने से यम बढ़ेगा और यम बढ़ने का मतलब है क्या बढ़ रहा होगा आर, बोलो हाँ या ना। तो बेसिकली ये कह सकते हैं स्लोप को देखकर आप ये कंपेयर कर सकते हो कि किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है। बोलो आई बात समझ में क्या, मतलब ये सर कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक क्या है और ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर आई है। तो इसमें मैं दो ऐसे क्या कर रहा हूँ कंडक्टर के लिए भी आई ग्राफ ले रहा हूँ। तो एक हो गया ए और एक क्या हो गया बी। तो ए वाला ग्राफ आई की तरफ से देखते हैं भाई, ये जो एंगल देखेंगे वो आई की तरफ से। तो यहाँ पर देखो थीटा वन और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा थीटा टू। तो बेसिकली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर थीटा वन की जो वैल्यू है ना, थीटा वन की वैल्यू लेस है इन कंपेयर टू थीटा टू। दिख रहा है कि नहीं, थीटा वन की वैल्यू थीटा टू से क्या है लेस है। तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं सर कि जो टेन थीटा वन की वैल्यू आएगी वो भी लेस आएगी किससे, टेन थीटा टू से। टेन थीटा वन की वैल्यू किससे लेस आएगी, टेन थीटा टू से। तो टेन थीटा वन को हम बोल देंगे क्या भाई आर वन और इसको क्या बोल देंगे आर टू। या ए है तो इसके लिए मैं ए बोल देता हूँ और थीटा टू किसके लिए था बी के लिए, तो मैं बी बोलता। मतलब जस्ट ये देखोगे कि ए का रेजिस्टेंस कम है और बी का रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा। बोलो समझिए क्या। नॉर्मली देखो यही ग्राफ आपको कंफ्यूज करने के लिए भी कभी कभी देता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। सेम ऐसे मैं ड्रा कर दूंगा, सेम ऐसे मैं ड्रा तो कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक काम ये बोल दे रहा हूँ कि थोड़ा ऑब्जर्व करो भाई। यहाँ मैं लिख दूँ भी और यहाँ लिख दूँ आई और आपको एंगल दे देगा इधर से भड़काने के लिए कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ए एंड बी। तो आप देखोगे एंगल दिया है भाई, हाँ बहुत खुश हो जाओगे और तुरंत टेन थीटा वाला फार्मूला लगा के रेजिस्टेंस निकाल दो भाई। बहुत चालाक हो आप सब तो, लेकिन ये चालाकी थोड़ा सतर्कता से करनी है। चालाक हो ठीक है, फिर भी एग्जामिनर से चालाक नहीं हो सकते। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उनसे इतना चालाकी नहीं, तो चालाकी करो बट केयरफुली। तो आप देखो भी और आई, तो आई की तरफ से एंगल इधर से भले दिया हो लेकिन आप उधर से एंगल देखना, ठीक है। तो ये एंगल अभी मैं मान लेता हूँ कि अभी फिर इस साइड से थीटा वन है और ये थीटा टू। अब क्या आभास हो रहा है सर आपको, अब आभास हो रहा होगा कि सर थीटा टू जो है ना, थीटा वन की वैल्यू देखो क्या है, अभी थीटा वन लेस हो गया किससे, थीटा टू से। मतलब लिखने का तरीका अभी वैसे ही है, थीटा वन लेस है थीटा टू से। लेकिन अब देखो टेन थीटा वन फिर भी लेस होगा किससे, टेन थीटा टू से। लेकिन इस बार थीटा वन किसके साथ है, इस बार थीटा वन किसके साथ है, बी के साथ। तो इस बार रेजिस्टेंस ऑफ बी जो होगा वो लेस होगा इन कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ ए। तो ए और बी में आपको ये पता चल जाएगा कौन किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। बोलो समझ पाए कि नहीं, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी आई ग्राफ से समझ सकते हो कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। बोलो समझ में हो गई, क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो बेसिकली सर्किट की बात कर लेते हैं। ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट ओम्स लॉ के बेसिस पे जो आपके पास कंडक्टर होता है वो, मतलब कंडक्टर बोलो या सर्किट बोलो, तो सर्किट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक को हम बोलते हैं क्या, ओमिक सर्किट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। तो ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट क्या है भाई, ये समझ लेते हैं, ठीक है। ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। इधर मैं लिख दे रहा हूँ नॉन ओमिक,
नॉन ओमिक, ठीक है, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। तो देखो ऐसे सर्किट की हमें बात करनी है जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, फॉलो ओम्स लॉ, ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें। जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे उसे हम बोलेंगे ओमिक सर्किट, और जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें मतलब क्या कर सकते हो, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो न करें तो बेसिकली उस केस में हम क्या बोलेंगे भाई, वो जो सर्किट होगा वो क्या होगा, आपका नॉन ओमिक सर्किट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो सर ओम्स लॉ और नॉन मतलब ओम्स लॉ फॉलो करना और नॉन ओम्स लॉ फॉलो न करने का क्या मतलब है, मतलब ये कि V और I का जो ग्राफ ड्रा करो वो ग्राफ हमेशा एक फिक्स रेजिस्टेंस दे, उसे हम बोलेंगे कि भाई वो फॉलो कर रहा है, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट रह जाए, ये वैल्यू क्या रह जाए, कांस्टेंट रह जाए, तो ये बोलेंगे हम क्या हो, वो भाई ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि मैं देख रहा हूँ कि अलग मतलब किसी सर्किट में ऐसा हो रहा है कि मैं जब I की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, V की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस जो आ रहा है ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, वो जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, नॉन ओमिक सर्किट। यदि आप क्या करते हो, बेसिकली सर्किट डायग्राम भी बनाते हो, सर्किट डायग्राम नहीं वही VI ग्राम, तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि बेसिकली यहाँ पर क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कोई कर्व लाइन मिल जाएगी, कोई भी कर्व लाइन, मतलब बस इतना समझ लो स्ट्रेट ना हो भाई, उसका जो भी माहौल हो वो अलग बात है, बट स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जब स्ट्रेट नहीं है तो बेसिकली ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर की बात करेंगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें देखो ये चीज़ ले सकते हो आप, क्या लोगे सर, यहाँ पर जितने भी मेटेलिक कंडक्टर हैं, यदि एग्जाम्पल की बात करोगे, जितने भी क्या हैं मेटेलिक कंडक्टर हैं, वो सभी के सभी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो मेटेलिक कंडक्टर हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, बोलो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है बेसिकली। बट पार्टिकुलर किसी टाइम तक ही, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली उनको रनिंग में लेते गए हो, वर्क में लेते गए हो तो आप सोचो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। टाइम बढ़ते समय क्या होगा, वो चेंजिंग हो जाता है, ठीक है, क्यों होगा आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि एग्जाम्पल आपको समझना है कि हाँ इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है सर, तो इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना भाई क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लो। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ PN जंक्शन डायोड, ठीक है, PN जंक्शन डायोड, तो इन सब में जो सर्किट होता है बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इस सब में जो करंट फ्लो करता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। अब PN जंक्शन डायोड के बेसिस पे कभी कभी आप ये भी बोल सकते हो सेमी कंडक्टर, क्या बोल सकते हो, सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। बोलो सर क्लियर है क्या ये बात। तो इस तरीके से ओमिक और नॉन ओमिक को भी क्या करेंगे आप ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, बोलो तो अब बोलोगे हाँ भाई, बोलना ही पड़ेगा भाई, इतना आराम से इतना अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अब क्या ही लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो वहाँ पर क्या मिलेगा भाई, हमने ये तो देख लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, ओम्स लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ओम्स लॉ में एक तो ग्राफ हो गया, ग्राफ के रिलेटेड से जस्ट आप ये बता सकते हो कि हाँ उसका रेजिस्टेंस कैसे है, किसका ज़्यादा होगा किसका कम हो, ये बात होगी। लेकिन कभी कभी आपको ये भी पूछता कि हाँ ये बताओ कि जो ओम्स लॉ है वो कैसे आप ये कह सकते हो कि जो V/I की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट आएगी। तो थोड़ा सा इसको चेक करें क्या सर, तो बोलोगे हाँ, तो हम करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्या करेंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को चेक करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे है कि V/I का जो रेशियो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो भाई देखो कुछ करना नहीं, कुछ करना ही नहीं है, नॉर्मली जैसे समझा रहा हूँ बस स्टेप बाय स्टेप उसको समझते जाओ, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कैसे समझोगे, देखो मुझे इसमें दो चीज़ चाहिए, एक तो करंट चाहिए सर और दूसरा चाहिए पोटेंशियल। एक करंट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहाँ लगा सकते हो सर, तो पोटेंशियल लगा सकते हो किसी कंडक्टर के क्रॉस। तो चलो फिर बात करेंगे भाई, ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, जिसका लेंथ कितना है L है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है L है। फिर मैं बोलूँगा कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर सकते हो कि चलो करंट इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन तो कैसा होगा भाई, अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस केस में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि यदि मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, VD है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd है। तो उस केस में करंट इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, करंट इन द कंडक्टर। तो आप बोलोगे सर कंडक्टर में करंट, हाँ क्या पूछ दिया बच्चों वाला सवाल, अभी तो पढ़ा है सर। I इज इक्वल टू क्या था, NEA/VD, क्या पढ़े सर, NEA/VD, ठीक है। फिर आल्सो हम लोग जानते थे, ठीक है, इसे कर सकते हो फर्स्ट। आल्सो वी नो दैट, क्या जानते हो सर, आल्सो वी नो दैट। अब इसमें क्या जान रहे हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें ये पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो VD है वो कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो VD है वो कितनी होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर्मल अभी देखा ना, एक्सेलरेशन इनटू क्या था भाई, टाइम, एक्सेलरेशन इनटू क्या था, टाइम। तो भूल भी जा रहे हो तो नॉर्मली विद इन द सेकेंड आप निकाल सकते हो, बट भाई याद रखो, ठीक है ना। तो जस्ट VD लेके चलते हैं। या आपके पास ये भी हो सकता था कि इसको यदि निगेटिव साइन, तो यदि यहाँ निगेटिव लगाएंगे तो हर जगह निगेटिव लगाना होगा, या तो केवल क्या लेकर चलो मैग्नीट्यूड। यदि आपको फील आ रहा है चलो सर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, क्योंकि VD और I का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, ठीक है, VD भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो I केस में आ जाएगा निगेटिव में, वो ठीक है। तो इसको भी लिखो तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, स्मॉल ई कैपिटल E डिवाइड बाई M इंटू क्या आया था सर, टाउ, इंटू क्या था, टाउ, ये हो गया टाउ। तो अब इन दोनों की वैल्यू को आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। आप बोलोगे सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड में चलते हैं भाई, तो क्या पाएंगे हम, तो आप बोलोगे सर I की जो वैल्यू है ना, I की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, -NEA, और VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -E कैपिटल E डिवाइड बाई M इंटू कितना हो जाएगा, टाउ। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, प्लस। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NE और E मिलके E स्क्वायर हो जाएगा, A कैपिटल E टाउ बाई क्या हो जाएगा सर, M, टाउ बाई क्या होगा, M। इसे कर दो इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इसे क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड। अब नेक्स्ट क्या करेंगे सर, देखो I तो मिल गया मुझे, अब क्या चाहिए, V। अब कहोगे सर V तो मुझे बताया नहीं थे, पागल क्या जी तुम लोग, जब देखो ये बोलते रहते हो। यहाँ पर जब V है ये, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना दिखाएंगे, E, पोटेंशियल भी दिखा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस है वो भी दिखाते हैं, ये इसका लेंथ L है, पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल। तो भाई इनमें रिलेशन क्या था, तो आपने कहा था सर E इज इक्वल टू क्या था, V बाई L। तो यहाँ से V इज इक्वल टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर, V इज इक्वल टू क्यों निकालोगे, हाँ मुझे तो चाहिए E, क्योंकि V चाहिए, ठीक है, लेकिन E की वैल्यू भी इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अपना क्या ही जाएगा सर, कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे कर दो इक्वेशन 4। अब लिखो सब्स्टिट्यूटिंग E फ्रॉम फोर्थ इंटू इक्वेशन इसमें सर थर्ड। फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको मिल जाएगा क्या, तो आप बोलोगे सर I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A, और E के प्लेस पे क्या रखना है सर, V बाई L इंटू क्या है, टाउ डिवाइड बाई कितना है सर, M। तो फिर इसको सॉल्व करो, तो L कहाँ आ जाएगा, M के साथ, तो NE स्क्वायर A V टाउ बाई कितना होगा, M इंटू L। होगा कि नहीं होगा, बोलो कि नहीं। अब इस केस में आप ये बोलोगे सर कि एक्चुअल में मुझे V बाई I चाहिए, तो V बाई I निकालोगे जब, तो क्या हो जाएगा, मतलब V छोड़ो I इधर, तो ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा ML डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ। तो A को मैं बाहर निकालता हूँ फिर, तो V बाई I इज इक्वल टू M बाई, ऐसे लिखो NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। अब इसको थोड़ा भाई गौर से देखो, इसको गौर से देखो क्या मिलेगा आपको, इसमें ये देखने मिलेगा कि M क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द यूनिट वैल्यू। तो भाई अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होगा, लेकिन क्या करना, कंडक्टर के लिए फिक्स तो होगा ना, तो फिक्स हो जाएगा। E क्या है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, और टाउ की वैल्यू हर एक कंडक्टर के लिए क्या होगी, फिक्स होगी। रिलैक्सेशन टाइम वो भी फिक्स है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, ये सब वैरी कर सकती है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वैरी करेगा, इसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा था हमेशा नहीं होगा। पार्टिकुलर कब होगा, जब वहाँ पर फिजिकल चेंजेस को आप रोक के रखोगे। फिजिकल चेंजेस में एक चीज़ और दिख रहा है मुझे, L और A, लेंथ बढ़ाएंगे तब भी दिक्कत, एरिया घटाएंगे बढ़ाएंगे तब भी दिक्कत। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है भाई। तो ऑब्जर्व करना कि L और A चेंज करेंगे तभी प्रॉब्लम है। टाउ भी चेंज हो सकता है, N भी चेंज हो सकता है। कैसे, तो डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, और दूसरे हिसाब से टाउ की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या है, आपको पता टाइम था,
टू कोलिजन के बीच का। तो यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो कोलिजन का रेट जो होगा किसी में पहले होने लगेगा, किसी में बाद में होने लगेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसकी वैल्यू भी चेंज होने लगेगी। तो नॉर्मली इस केस में आपको ये फील हो रहा होगा कि सर हाँ भी बाई जो आई की वैल्यू है अभी के लिए आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से सर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये निकाल लिया कि हाँ जो भी बाई आई है वो कांस्टेंट है। और यहाँ से आप बोल सकते हो सर आर इज इक्वल टू कितना होगा, m अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। बोलो तो एक फार्मूला भी हो जाएगा किसके लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए। इसके लिए सर रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस का एक तो आप इसके बेसिस पे बोल सकते हो सर आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, बट ये भी फार्मूला याद रखोगे कि रेजिस्टेंस किसके फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। चीज़ें क्लियर हैं क्या, बोलो जल्दी। मेरे ख्याल से तो क्लियर होंगी भाई, यहाँ तक कोई डाउट जैसा आपको नहीं लगना चाहिए, डाउट जैसा नहीं लगना चाहिए। बोलो क्लियर है तो आगे बढ़े।